नाउ वी विल रीड टुडे कंडीशंस ऑफ फार्मर्स, है ना, चैप्टर 10। ठीक है, चैप्टर 10 में कंडीशंस ऑफ फार्मर्स। किस सेक्शन का चांस है आज रीडिंग का? मैम ए का चांस है। ए का चांस है, ठीक है, ओके। कंडीशंस ऑफ फार्मर्स, ओके। चलो ए में आज कौन पढ़ेगा? सात्विक तुम्हें स्टार्ट करो, स्टार्ट। Yes, ma'am. Already, condition of the farmers already suffering from natural calamities like flood, drought, and famine. Indian farmers were burdened overburdened, burdened with high taxes, repayment of loans, debts, and high rate of interest. They were leading of life of poverty and frustration. As a result, many peasants who failed to pay the land revenue lost their land and became landless laborers. They were forced to work at the very low wages. ओके ओके, बस बस बाबा बस, ओके। कंडीशंस ऑफ द फार्मर्स, हम लोग क्या देख रहे हैं? कंडीशन ऑफ द फार्मर्स, उसमें कैलेमिटीज, नेचुरल कैलामिटीज, अंडरलाइन करो इस वर्ड को। नेचुरल कैलामिटीज, जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं जैसे फ्लड, ड्रॉट, सूखा, फैमिन, ओवरबर्डन विथ, ये सारी चीज़ नेचुरल डिजास्टर तो हो ही रहे थे, नेचुरल कैलामिटीज तो हो ही रही थी। साथ में हाई टैक्स के वजह से क्या हो रहा था? रिपेमेंट ऑफ लोन भी करना था और किसान कर्ज ले रहे थे, डेप्ट ले रहे थे हाई इंटरेस्ट रेट पे। तो इसके वजह से अब उनकी लाइफ जो है वो मीजरी, एकदम दुख से भर गई, पॉवर्टी, गरीबी से, एंड फ्रस्ट्रेशन से। अंडरलाइन करो तीनों को, मिजरी, पॉवर्टी, फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो लैंड ऑनर, जो किसान अपना पेमेंट पे करने में फेल हो गया, उसको वो कन्वर्ट हो गया लैंडलेस लेबरर में, क्योंकि उसको लैंड से इविक्ट कर दिया गया, बेदखल कर दिया गया। तो अब वो लैंडलेस लेबर बन गया, जो पहले किसान था अब वो लेबर बन गया। और उसके बाद जब लेबर भी बना तो अब वो जो वर्क कर रहा था वो फोर्स किया गया बहुत कम वेज पे काम करने के लिए। तो ऑल टुगेदर फार्मर्स की कंडीशन बहुत खराब हो गई। क्लियर? इसका रिजल्ट क्या हुआ कि रिवोल्ट करने लगे फार्मर्स, क्योंकि अब उनका लाइफ बहुत कठिन हो गया और उनसे रेवेन्यू कलेक्शन का जो मेथड था वो बहुत ऑप्रेसिव था, बहुत क्रूएल था। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या कौन कौन सा रिवोल्ट हुआ, आगे देखते हैं। सात्विक के बाद ए में कौन है? अंडरलाइन जो वर्ड कराते जा रहे हैं वो हम लोग फाइनली एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, आरोही अनम्यूट। आरोही पढ़ो बाबू, आगे पढ़ो। अंडरलाइन करो इस वर्ड को, इन डेप्टनेस, अंडरलाइन करो, इन डेप्टनेस। ठीक है, इविक्शन, इसको भी अंडरलाइन कर दो, इविक्शन। ये वर्ड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी अंडरलाइन करो। रिबेलियन, रिबेलियन, अंडरलाइन, रिबेलियन यानी विद्रोह, रिबेलियन। ओके, ठीक है। हम लोग को पता है कि जमींदारी सिस्टम 1793 में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस के थ्रू वेस्ट बंगाल में। उसके बाद
1922 आते आते महालवाड़ी सिस्टम भी लागू हो गया, है ना। तो ये सारा मेथड ऐसा था जिसमें ब्रिटिशर्स मैक्सिमम रेवेन्यू या टैक्स कलेक्शन के लिए इंडियन फार्मर्स पे प्रेशर यूज कर रहे थे। तो इसका रिजल्ट ये हो गया कि एक कंडीशन आ गई जहां पे अब वो लोग रिवोल्ट करने लग गए, ठीक है। 1857 का जो फर्स्ट वॉर ऑफ हमारा इंडिपेंडेंस है, उसके पहले फार्मर्स रिवोल्ट करना शुरू कर दिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रहे थे। उसमें क्या क्या देख रहे हैं हम लोग रिवोल्ट का कारण? लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें तीनों आता है, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी एंड जमींदारी सिस्टम, तीनों आता है इसमें, जिसके वजह से रेंट रेवेन्यू सिस्टम जो था वो बहुत परेशान करने वाला था ब्रिटिश इनको, फार्मर्स को। फिर क्या है? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन स्पेशली ऑफ रूरल मासेस, उनको फोर्स किया गया कैश क्रॉप ग्रो करने के लिए, और उसको बेच के उनको उसके बदले में उनको पैसा ज़्यादा नहीं मिल रहा था, तो वह उनकी नीड पूरी नहीं हो रही थी, फूड ग्रेन्स नहीं ग्रो कर रहे थे, तो अब खाने के लिए उनको बाजार से खरीदना था, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन उनका स्टार्ट हो गया। उनका लोन जो था रेवेन्यू को चुकाने के लिए, जब इनकम नहीं हो रही है तो अगर वो लोन नहीं चुकाएंगे, अगर रेवेन्यू नहीं देंगे, तो उनको लैंड से इविक्ट कर दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा। तो वो रेवेन्यू चुकाने के लिए उधार लेते थे, ठीक है। तो वो उधार लंबे समय तक चलता जाता था, वो इनडेप्टनेस यानी उधार के शिकार हो जाते थे, ठीक है। और फिर जब वो अपने लैंड से बेदखल हो गए, इविक्ट हो गए, तो अंत में वो लैंडलेस लेबर में कन्वर्ट हो गए। ये चारों रीजन मिलके कंबाइन होके वो धीरे धीरे क्या रिवोल्ट करना शुरू किए, आउटब्रेक होना शुरू हो गया रिबेलियन का, यानी विद्रोह का। रिबेलियन को अंडरलाइन कर लियो सारे बच्चे। रिवोल्ट हम लोग जानते हैं विद्रोह, आउटब्रेक यानी फूटना, है ना। आउटब्रेक को भी अंडरलाइन करो, यानी विद्रोह, फूट पड़ा, आउटब्रेक अंडरलाइन। आई विल आस्क मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ऑल्सो, ठीक है। इसके वजह से क्या हो गया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 है, उसके पहले बहुत सारा रिवोल्ट एंड रिबेलियन स्टार्ट हो गया। और 1930 में किसान सभा जो है ऑर्गेनाइजेशन, वो सपोर्ट करना शुरू की, उसका फॉर्मेशन हुआ और वो किसानों को सपोर्ट करने लग गई। किसान सभा को अंडरलाइन कर लो, किसान सभा। ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा नाउ? नेक्स्ट बी ए का कौन बच्चा है? आरोही के बाद आदर्श, अनम्यूट आदर्श। आदर्श नहीं, डू यू नो नहीं बाबू, उसके आगे कॉलोनियलिज्म। The profitable exploitation of peasants made British breeders their next target. Survivors from India who lived in a deep forest and led a life of self-sufficiency. Traditional economy built around forest. The early believed that the forest belonging to them and they belonged to the forest. Most tribal societies Odisha practice cultivation. Many tribal groups like Gujjar of Himalayas, Kadis of Kulu, Pradesh live by herding and reaching animals, Oh. rearing of animals. Among the Bundas of Chotpur, land clan as a whole, all the members had equal right to the land. ओके, ठीक है। इसमें जो ट्राइबल्स है और किस जगह का है उसके नेम को सर्कल करो। कौन कौन सा है बोलो? गुज्जर ऑफ हिमालय, स्टार्ट से अंडरलाइन करो। कोंडास ऑफ उड़ीसा, वहां से स्टार्ट करो। Like the Punat practice shifting cultivation. ओके, Many tribal groups, Gujjars of the Himalaya, Kadis of Kulu, etc.
ओके live by herding and rearing of animals. Among the Munda, बस ये प्लेस को कौन सी ट्राइबल्स का नाम है और वो कहाँ के, वो अंडरलाइन करना है। तो पहला है कोंडाज ऑफ उड़ीसा, दूसरा है वान गुज्जर ऑफ पंजाब, गद्दीज ऑफ कुल्लू। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल्स को हम लोग अंडरलाइन या सर्कल कर देंगे। ये लोग कैसे रहते थे? हर्डिंग एंड रियरिंग ऑफ एनिमल। हर्डिंग को अंडरलाइन करो एंड रियरिंग को अंडरलाइन करो। एनिमल्स का झुंड पालते थे। हर्ड झुंड को बोलते हैं ना, एनिमल्स के झुंड को। मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? ओके। हर्ड, ओके गुड। हर्ड बोलते हैं एनिमल्स के झुंड को। तो ये एनिमल्स को हर्ड करते थे, पालते थे, और रियरिंग करते, उनको रियरिंग यानी उनको पालते थे एनिमल्स को। तो उन्हीं के मीट से, उनके दूध से, उनके स्किन से, इनसे इनका काम चलता था। ठीक है। और मुंडास ऑफ छोटा नागपुर, ये भी सर्कल कर दो, मुंडास ऑफ छोटा नागपुर। तो इसमें क्या था, लैंड जो थी बिलोंग करती थी पूरे क्लैन को, पूरा जो उनका लोग थे एक साथ, उनको सारा एक साथ वो मिलके लैंड उनसे उनकी होती थी, किसी एक की नहीं होती थी। ठीक है। और वो इक्वल राइट्स उनका होता था पूरे लैंड पे। ये ट्राइबल सोसाइटी का मान्यता था। उसके पहले क्या था कि ट्राइबल जैसे पीजेंट्स को बर्बाद करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर लिए ब्रिटिशर्स। अब इस टाइम में रेलवे का एक्सपेंशन होना शुरू हुआ। रेलवे लाइन के लिए स्टार्ट में पटरी के लिए उसमें लकड़ी यूज होती थी, बाद में लोहा और मेटल स्टार्ट हो गया यूज होना। पहले लकड़ी स्टार्ट होती, फिर उसकी जो बोगी बनती थी, फ्रेम बनता था, उसमें भी लकड़ी का यूज किया जाता था। ठीक है। उसमें जो बेंचेस बैठने के लिए सीट बनती है, वो उसमें भी लकड़ी यूज होती है। तो रेलवे का जब एक्सपेंशन इंडिया में ये लोग स्टार्ट किए, तो अब इनकी नजर पड़ी जंगल पे, ब्रिटिशर्स की। अब उनकी ग्रीड यानी लालच, वो बढ़ती गई। पीजेंट्स को बर्बाद करके अब इनकी नजर पड़ी जंगलों पे, क्योंकि इनको जंगल से लकड़ी चाहिए था। और जंगल में ट्राइबल्स यानी जनजातियां रहती थी, उनकी लाइफ कंप्लीटली डिपेंड होती थी जंगल पे ही, और वो सेल्फ सफिशिएंट थे, अपने आप में वो पूरा आत्मनिर्भर थे। सेल्फ सफिशिएंट मीन्स आत्मनिर्भर। तो उनको जो भी चाहिए था वो उनको जंगल से मिल जाता था। एनिमल्स के स्किन को वो लपेट के कपड़ा बना लेते थे, यूज कर लेते थे। ठीक है। वो खोपड़ी जो होती थी सिर की, उसको वो थोड़ा बहुत बर्तन की तरह यूज कर लेते थे। जो भी उनको रेजिन्स, ये सब बेर, फल, लकड़ी, ये सब मिलता था, उनसे उनका काम चल जाता था। और जो बहुत थोड़ा कुछ चाहिए था, जैसे नमक या कुछ और, तो वो बाहर में जंगल का सामान एक्सचेंज करके शॉपकीपर से अपने रिक्वायरमेंट की वो चीज़ें ले लेते थे। तो इस तरह ट्राइबल्स जो थे, जनजातियां जो थी, वो सेल्फ सफिशिएंट थी। ठीक है। और उनका ट्रेडिशनल जो था इकोनॉमी, वो फॉरेस्ट के ही चारों तरफ था, क्योंकि लकड़ी उनको जंगल से मिलती थी, फूड उनको जंगल से मिलता था, फ्रूट्स उनको जंगल से मिलता था, एनिमल्स का मीट उनको शिकार करके जंगल से ही मिलता था। ठीक है। तो रहने के लिए घर भी वो जंगल में ही यूज करते थे, जंगल में उनको नदी या झरना मिल जाता था पानी के लिए। तो उनकी लाइफ या उनकी इकोनॉमी जंगल के ही चारों तरफ थी। ठीक है। और वो फर्मली बिलीव करते थे, मानते थे कि फॉरेस्ट जो है उनसे बिलोंग करता है, यानी फॉरेस्ट उनका है और वो फॉरेस्ट के हैं। तो इसका मतलब वो फॉरेस्ट को बचाए। जैसे वन देवी, हिंदू इसमें या ट्राइबल्स इसमें एक पूजा ये करते हैं ना, वन देवी यानी जंगल की देवी माना जाता है ना। तो इसका मतलब ये कि वन का प्रोटेक्शन ये करेंगे और वन देवी इनका प्रोटेक्शन करेगी, यानी ये एक दूसरे को बिलोंग करते हैं, ऐसा इनका मान्यता था। इज इट क्लियर? ओके। तो अब इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट इनके लाइफ पे क्या पड़ा वो देखते हैं हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। ओके, आदर्श के बाद ए का कौन है? अपराजिता। ओके, अपराजिता अनम्यूट। Yes, ma'am. ओके, रेडी? Impact on the tribal life. हम्म, Yes, ma'am. पढ़ो। Almost every tribe had a tribal chief. Under the British rule, the chiefs lost all powers and were forced to follow the laws
the Britishers did not want shifting cultivation because it was difficult to control the movement of tribals. But the tribals wanted to continue shifting cultivation. The changes made in forest laws by the British made the tribal life very difficult. Most of the forests were declared as the state property, especially the reserved forest which produce timber. अंडरलाइन करो इसको. रिजर्व फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस टिम्बर, और उसके ऊपर द चेंजेस मेड इन द फॉरेस्ट, वहां से ब्रैकेट स्टार्ट कर दो. द चेंजेस मेड इन द फॉरेस्ट. Yes, ma'am. वहाँ से कहाँ तक? अब देखेंगे, पढ़ के देखते हैं कहाँ तक जा रहा है. पढ़ो आगे. Many tribals had to move to other areas in search of livelihood. This created a shortage of laborers to cut trees for a railway, slippers, and to transport logs. ओके During the ओके वेट, बस यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करो, फिर देखेंगे अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे हम लोग. ठीक है. ओके ओके, तुम कितना पढ़ ली बाबू? 1 पैरा ना? हाँ हाँ, सफिशिएंट पैरा हो गया. ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? लेट मी सी. अपराजिता के बाद ए से अनुशंसा. अनम्यूट. अनुशंसा Yes, ma'am. पढ़ो बाबू. Yes, ma'am. During the 19th century, when the demand for the forest increased, the traders and the moneylenders took advantage of the situation. They went to the tribals and offered them cash loans. They also asked them to work for women. It led to further misery of tribals. Let us take the case of the Santhal Hazari Bagh. ओके, सर्कल कर दो इसको. सर्कल कर दो. कौन सी ट्राइब कहाँ की है ये ढूंढना इजी हो जाएगा. सर्कल कर दो. संथाल्स ऑफ हजारीबाग. Santhal Hazari Bagh, Jharkhand and West हम्म Bengal, who reared silkworms for the production of food. When the demand for Indian silk increased, efforts were made to encourage silk production. The traders, their agents, and many middlemen approached the growers, gave them cash loans and collected food from them. You will be surprised to know that they just paid rupees 3 for 1,000 cocoons, and they sold them 10 times more. When the tribal group came to know the guarantee, they were shocked and started considering the traders as their enemy. ओके. Middleman का मतलब बिचौलिया होता है. मिडिलमैन जो मिडिल बीच का आदमी हो. हाँ, मिडिलमैन बिचौलिया, बिल्कुल सही. मिडिलमैन को अंडरलाइन कर दो. एंड एनिमी. एनिमी मीन्स दुश्मन, शत्रु. वेरी गुड. ठीक है, तो एनिमी को भी अंडरलाइन कर दो. ये तो हालांकि सिंपल है. 1 मोर पैरा और उसके बाद आई विल एक्सप्लेन इट. ओके, 1 मोर पैरा. हु विल रीड? हाँ बाबू, ये बहुत पुराने समय की बात है ना, बहुत पहले 1850 के आसपास की बात है ये. तो उस समय 3 रुपीज़ का महत्व ज़्यादा था, लेकिन फिर भी वो बिचौलिए उसको तो 15 रुपये में बेच रहे थे, तो इसका मतलब प्रॉफिट वो 4 गुना कमा रहे थे और इनको सिर्फ एक पार्ट दे रहे थे, है ना. ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ रहा है? नेक्स्ट अनुशंसा के बाद तिलक. तिलक अनम्यूट. तिलक पढ़ो बाबू आगे. ओके, तिलक एक मिनट बाबू, एक मिनट बाबू. तिलक, तुम्हारे आवाज में प्रॉब्लम है बाबू, आवाज क्लियर नहीं आ रही है. ठीक है, नेटवर्क में प्रॉब्लम है. तुमको हम फिर देखते हैं, बाद में चांस देंगे. आशीष कुमार अनम्यूट. आशीष. Yes, ma'am. ओके, लेट मी ब्रिंग यू ऑन स्क्रीन फर्स्ट. वेट. आशीष, कैमरा ऑन है? आशीष, कैमरा ऑन करो. ओके, चलो पढ़ो आगे. नहीं आशीष, तुम्हारी भी आवाज सही नहीं आ रही बाबू. आशीष की आवाज भी क्लियर नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है.
किसी और को ट्राई करते हैं। बाकी लोग का नीचे में कैमरा ऑफ है। ओके, कुमार अंशु का ऑन है लेकिन वो बी का है। ए के बच्चों का कैमरा ऑफ दिख रहा है, नीचे के सारे बच्चे अपना कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। ठीक है, तो जो कैमरा ऑफ करके बैठा है उसको कैसे चांस मिलेगा? नहीं मिलेगा। आदर्श कुमार 82 है। आदर्श कुमार 82 है। एक 42 रोल नंबर है और एक 37 रोल नंबर है। ओके, तो एक को चांस मिल गया है क्या? एक को चांस मिला है, एक को नहीं मिला है। जिसको नहीं मिला है वो मैसेज करो, हम उसको भी चांस देंगे। 42 रोल नंबर को नहीं मिला है। हाँ, तो वो मैसेज करेगा हमको तो उसको हम चांस दे देंगे। ठीक है, ओके। और कौन पढ़ना चाहता है जल्दी मैसेज करके बताओ। सबका कैमरा ऑफ है, हम किसी को चांस नहीं देंगे। अब हम बी के बच्चों को चांस दे रहे हैं क्योंकि ए के बच्चे, नीचे वाले सारे बच्चे अपना कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। I don't know whether they are present in the classroom or they are roaming here and there. I don't know. प्रियांशु को एक देंगे क्योंकि उसका कैमरा ऑन है। प्रियांशु अनम्यूट। प्रियांशु ओके Yes, ma'am. ओके प्रियांशु, चलो आगे का पैरा पढ़ो। Many tribals had to leave their forest homes in search of work. A large number of them were recruited through contractors to work in the tea plantations in far-off areas. They were paid low wages and were not allowed to go back. The plight of the coal mine workers was no less miserable. Many tribals were also recruited in factories and fields to work under very harsh conditions. ओके, ठीक है। यहाँ पे प्लाइट को अंडरलाइन करो, प्लाइट। एंड सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो रिक्रूटेड। रिक्रूटेड मिला सेकेंड लाइन में। ओके, नाइस, ठीक है। तो चलो अब हम लोग कंडीशंस ऑफ द ट्राइबल्स देख लेते हैं, इम्पैक्ट ऑन द ट्राइबल लाइफ। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले जो ट्राइबल चीफ होता था, ठीक है, हर एक ट्राइब का एक चीफ होता था, उसका सबसे बुजुर्ग या बुद्धिमान आदमी उसका हेड होता था, और वो उसी की बात सारा ट्राइब मानता था। लेकिन जब ब्रिटिश रूल में आए तो वो क्या कर दिए, ये जो चीफ थे उनका पावर लूज हो गया, वो उनका पावर खत्म हो गया क्योंकि अब उन पे ब्रिटिशर्स का रूल लागू हो रहा था। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो गया, वो लोग फोर्स किए गए कि वो ब्रिटिशर्स का रूल को फॉलो करें। और पहले ये लोग सारे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन अंडरलाइन करो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मिला, लास्ट लाइन में है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, शिफ्टिंग का मतलब मूव करना। तो ये लोग जो ट्राइब थे ना, जंगल का एक एरिया को साफ करते थे, उस पे कुछ साल खेती करते थे, फिर वो नए एरिया में मूव कर जाते थे पिछला जगह छोड़ के। तो ये एक फिक्स जगह पे नहीं रहते थे, शिफ्ट कर करके खेती करते थे। तो ब्रिटिशर्स को इनको कंट्रोल करना मुश्किल था। ठीक है, तो वो लोग इनको फोर्स किए कि ये लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ना करें, एक ही जगह रह के खेती करें। ठीक है, और इसके वजह से वो लोग क्या कर दिए कि फॉरेस्ट लॉ में चेंज कर दिए, जो लॉ था फॉरेस्ट के लिए उसको चेंज कर दिए, और इसके वजह से ट्राइबल्स की लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई क्योंकि वो सारा का सारा उसी पे जंगल पे ही डिपेंड करते थे। और अब फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी, स्टेट की प्रॉपर्टी उसको मान लिया गया, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मान लिया गया। अंडरलाइन करो इसको, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड एज द स्टेट प्रॉपर्टी। अंडरलाइन करो। और उसमें भी खासकर रिजर्व फॉरेस्ट, जिससे टिम्बर मिलता था, लकड़ी मिलती थी। ठीक है, जिसमें लंबे लंबे एकदम ऊंचे ऊंचे पेड़ सीधे हों तो उसको काट के स्लीपर बनाना इजी रहेगा ना, तो वैसे जंगल जहाँ से टिम्बर मिलता था उसको रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया। और रेलवे स्लीपर्स के लिए तो अब क्या हो गया कि जब इनको जंगल से बाहर किया गया ट्राइबल्स को, तो रेलवे स्लीपर्स के लिए ट्री को काटना और ट्रांसपोर्ट करना, उस लकड़ी को ट्रांसपोर्ट करना, वो उसके लिए अब इनको लेबर नहीं मिल रहा था, उसका शॉर्टेज हो गया। इज इट क्लियर? क्या हो गया? शॉर्टेज हो गया। फिर 19th सेंचुरी में
फॉरेस्ट प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता गया क्योंकि हर एक एरिया में रेलवे लाइन बढ़ रही थी। फिर उनको फर्नीचर और ब्यूटीफुल वर्क भी अपने घर में कराना था, तो लकड़ी का, टिम्बर्स का डिमांड बढ़ रहा था। ठीक है, अब मनी लेंडर्स जो थे इस सिचुएशन का फायदा उठाए। वो क्या किए, ट्राइबल्स को कैश लोन का ऑफर किए कि हम तुम लोग को कैश लोन देंगे, पैसा देंगे, और तुम लोग वर्क भी कर सकते हो, उसके बदले तुमको पैसा मिलेगा। ठीक है, अंडरलाइन करो सेकेंड पैरा में, ऑफर्ड देम कैश लोन्स, दे ऑल्सो आस्क देम टू वर्क फॉर वेजेस। वेजेस यानी एक दिन का काम करे, उसके बदले उनको कुछ पैसा या सामान मिलेगा। ठीक है, इसी का एक एग्जाम्पल है, हजारीबाग के संथाल जो थे वो जंगल से सिल्क वॉर्म कलेक्ट करते थे, ककून्स कलेक्ट करते थे। सिल्क वॉर्म जो अपने चारों तरफ रेशा बुन लेता है, ठीक है, और उसी में वो बंद हो जाता है, उसको ककून बोलते हैं, सिल्क वॉर्म। तो उसको कलेक्ट करके ककून्स को ये कलेक्ट करते थे, और 1000 ककून के बदले सिर्फ 3 रुपया इनको मिलता था संथाल को। लेकिन जब ये मनी लेंडर्स इसको बाद में बेचते थे तो वो 5 टाइम्स यानी 15 रुपीज़, यहाँ पे सिर्फ 3 रुपया दे रहे हैं और बेच रहे हैं 15 रुपीज़ में। तो इसके वजह से जब इन लोग को पता चला ना, संथाल को, ट्राइब्स को, तो ये लोग शॉक्ड हो गए, है ना। और उसके बाद ये लोग मनी लेंडर्स को, जो मिडिल मैन है, उनको ये लोग अपना शत्रु, एनिमी समझने लग गए। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? ओके, अब क्या हुआ, क्योंकि अब इनको जंगल से निकाल दिया गया तो बहुत सारे ट्राइबल्स जो हैं वो फॉरेस्ट में अपना घर छोड़ के जॉब के लिए, काम के सर्च में इधर से उधर घूमने लग गए। और उसके बाद अ लार्ज नंबर ऑफ देम वेयर रिक्रूटेड, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट होगा। रिक्रूटेड का मतलब हायर करना, जॉब में लगाना। बहुत सारे को कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो टी या कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो टी प्लांटेशन में, टी उगाने के लिए जो फार्म था उसमें इनको लगा दिए काम पे, जो कि आसाम, जो बहुत दूर का एरिया था आसाम, वहाँ पे इनको लगा दिए। इनकी वेजेस बहुत लो थी और ये घर वापस नहीं जा सकते थे। ठीक है, फिर कोल माइंस में भी ऐसे वर्कर्स को लगाया गया जहाँ पे इनकी लाइफ बहुत मिजरेबल, बहुत ख़राब हो गई। और बहुत सारे ट्राइबल्स को फैक्ट्रीज में भी यूज़ किया गया। ठीक है, और जहाँ पे वर्किंग कंडीशन बहुत हार्श थी, यानी कठोर, हार्श का मतलब कठोर, बहुत कड़ी वर्किंग कंडीशंस थी। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? लेट मी सी, आशीष कुमार को एक बार फिर चांस दे के देखते हैं। आशीष अनम्यूट। आशीष, ओके, आशीष की आवाज़ अभी भी नहीं आ रही है। चलो, अब बी के जो बच्चे हैं अब उनको चांस दे देते हैं। ठीक है, ऋषभ राज अनम्यूट। ऋषभ राज, चलो बाबू पढ़ो। Tribal revolt. हम्म, The commercialization of agriculture and exploitation of forest wealth made many tribals homeless and jobless. The unjust policies of British resulted in rebellions by tribals in different parts of India. ओके, रिबेलियंस को अंडरलाइन कर दो, रिबेलियंस। Revolt by the Khachis who lived in the Kashi hills of northwest Assam took place in 1829. The construction of roads to their land united many Kashi chiefs against the English under the leadership of Bar Manik and Tirot Singh, but the British suppressed their rebellion brutally. ओके, बार मानिक, लीडर ऑफ बार मानिक, नेम को सर्कल कर दो, कहीं कुछ होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब तो ढूंढना आसान रहेगा। एंड तिरुत सिंह, दोनों को सर्कल कर दो। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जब एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हो गया, कमर्शियलाइजेशन यानी अब उसको बेच के पैसे कमाना शुरू हो गया। ठीक है, तो और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट भी स्टार्ट हो गया, तो बहुत सारे ट्राइबल जो हैं वो होमलेस एंड जॉबलेस हो गए। ना तो अब उनके पास घर था, ना उनके पास काम था।
ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स की अनजस्ट पॉलिसी थी, अनजस्ट को अंडरलाइन करो, अनजस्ट, उसके वजह से बहुत सारे ट्राइबल्स जो है वो रिवोल्ट करने लग गए, रिबेल करने लग गए, ठीक है। इसमें सबसे पहले रिवोल्ट ऑफ खासी। ये कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट आसाम का एरिया था, ऑब्वियसली जंगल का ही एरिया होगा, है ना, क्योंकि ट्राइबल्स हैं तो जंगल में रहते थे। और ये स्टार्ट हुआ 1829 में। इसमें क्या था कि इनके एरिया से एक रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया। तो इस रोड की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे चीफ जो हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए, है ना। इसमें बार मानिक एंड तिरुत सिंह, ये 2 लीडर्स हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिए, दबा दिए। उसके बाद है कूका। कूका ऑफ हिली रीजन्स ऑफ मणिपुर। कहाँ पे है ये सर्कल कर दो नेम, मणिपुर एंड त्रिपुरा। ये सारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ज़्यादा ट्राइब्स दिख रहे हैं हम लोग को, है ना। फिर हम लोग को इसमें छत्तीसगढ़ में भी, छोटा नागपुर में भी हम लोग देखे, छत्तीसगढ़ नहीं, इसमें हजारीबाग के संथाल्स हम लोग देख रहे हैं झारखंड से, है ना। तो ये भी रिवोल्ट किए। ये बार बार ब्रिटिश टेरिटरीज पे अटैक कर रहे थे 1829 से, और फिर ये भी मजबूर हो गए, सरेंडर करना पड़ा 1815 तक, 50 तक, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास आर्मी थी, स्ट्रॉन्ग आर्मी, उनके पास आर्म्स थे, बंदूक थी, और इनके पास तो भाला और तीर था ना, लकड़ी का बना हुआ। तो उसके वजह से ये उनके खिलाफ लड़ नहीं पाए और फिर इनको भी सरेंडर करना पड़ा। फिर कोंड्स है, कोंडमाला नियर उड़ीसा, अंडरलाइन कर दो। कोंड्स है कोंडमाला के जो कि उड़ीसा के पास है, वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किए 1846 में। और इनका रीज़न क्या था? इनको डर था कि ब्रिटिशर्स इनके एरिया को एनेक्स कर लेंगे, हड़प लेंगे, अंडरलाइन करो, एनेक्स्ड, बीइंग एनेक्स्ड। इनको डर था कि इनका जंगल इनसे छीन लिया जाएगा, इसी डर से ये रिवोल्ट करने लग गए, और ये भी ब्रिटिशर्स के सामने ये टिक नहीं पाए। फिर है संथाल। संथाल हजारीबाग के हैं। ये लोग भी रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन, रूथलेस अंडरलाइन करो। अच्छा ठीक है, ये पैरा थोड़ा बड़ा है, इसको पढ़वा लेते हैं किसी बच्चे से, ओके। चलो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? बी का नेक्स्ट कौन है? श्रुति। श्रुति अनम्यूट।